गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, ऋण पत्रों का शोधन। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ाया था कि जब हम कंपनी को अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता जब होती है तो वो शेयर्स के अलावा डिवेंचर भी इशू कर सकती है और एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकती है या एक मुश्त लंबे समय के लिए लोन प्राप्त कर सकती है जनता से। अब जब जनता से लोन प्राप्त करेगी तो जनता को लोन रिटर्न भी करना रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। तो इसका आशय यह है कि ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ ऋण पत्रधारियों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पत्रों की राशि को वापस करना या भुगतान करना। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इस प्रकार ऋणधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, अतः इनके द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण का भुगतान अवश्य किया जाता है। ऋण पत्रों पर देय राशि का भुगतान कर ऋण पत्रों के प्रति दायित्व समाप्त किए जाते हैं। ऋण पत्रों को जारी करते समय इन्हें शोधन यानी कि इन्हें भुगतान करने का समय, विधि और अन्य शर्तें ऋण प्रमाण पत्र में स्पष्ट कर दी जाती है और इन शर्तों का देख कर ही कोई ऋणदाता ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी में अपना रुपया लगाता है। इस प्रकार इन पत्रों का शोधन इनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित समय अवधि के बाद एक मुश्त या वार्षिक किस्तों में कर दिया जाता है। इन्हें अंश पत्रों में भी परिवर्तित किया जा सकता है और बाजार में कंपनी द्वारा स्वयं भी क्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो ऋण पत्रों के शोधन का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा अर्थ ये है कि जब हम ऋण पत्रधारियों से पैसा लेते हैं यानी कि लोन उनसे जब हम लेते हैं तो जो ऋण पत्र का जो सर्टिफिकेट हम उनको देते हैं उस सर्टिफिकेट पर वो जो अमाउंट है और जो ऋण पत्र का जो पैसा होता है वो एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने का उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको ये भुगतान करेंगे। तो एक समय अवधि पर जो हम पूरा पैसा उनका वापस करते हैं तो वो हमारा ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों के शोधन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो सबसे पहले हमको ये बात ध्यान देना है, भुगतान का समय निश्चित करना। सर्वप्रथम कंपनी को यह निश्चित करना होगा कि ऋण पत्र का भुगतान कब किया जाना है। भुगतान किस निर्धारित अवधि के बाद करना है अथवा यह भुगतान निश्चित अवधि से पूर्व किस्तों में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जब हम ऋण पत्र इशू करते हैं तो हमें ऋण पत्रों के शोधन का समय ये ध्यान रखना होगा कि एक निश्चित समय पर हमको भुगतान करना है, अन्यथा आपका एडिशनल इंटरेस्ट लग सकता है। जैसे मान लो कि 10 साल में हमको इसका पेमेंट करना है तो एक किस्त के द्वारा अगर हम भुगतान कर रहे हैं उनको तो 10 किस्त में अगर जैसे भुगतान कर रहे हैं 10 साल की 10 किस्त होगी अगर, तो एक एक साल में हमको उसका किस्त जो भी है वो बनाकर उनको पेमेंट करना होगा, या एक साल में 12 किस्त देना है या जैसे भी आपको किस्तें वहाँ पर बनाना हो उस किस्त के अनुसार हम उसका भुगतान कर सकते हैं और एक अवधि के पहले सारी किस्तों का भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान की विधि निश्चित करना, तो भुगतान के लिए कंपनी द्वारा कौन सी विधि अपनाएगी यह निश्चित करना होता है, जैसे एक मुश्त भुगतान या परिवर्तन द्वारा या अन्य विधि के द्वारा। तो भुगतान की कई सारी विधि हो सकती है, 4 विधियाँ वैसे इसकी होती है, मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा इसके बारे में। तो एक मुश्त भुगतान करना है या परिवर्तन के द्वारा भुगतान करना है या अन्य किसी विधि से भुगतान करना है, तो ये जो विधि होती है मतलब प्रोसीजर जो होती है वो प्रोसीजर आपको पहले से तय करना होती है, मेथड आपको पहले से तय करना होती है। उसके बाद भुगतान की राशि निश्चित करना। ऋण पत्रों को जारी करते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऋण पत्रों का भुगतान सम मूल्य पर होना है, अधि मूल्य पर होना है अथवा बट्टे पर होना है। ठीक है, तो सम मूल्य पर भुगतान करने में कंपनी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, और अंकित मूल्य पर भुगतान करने पर कंपनी को हानि होती है, और इसी प्रकार बट्टे का या कटौती पर भुगतान करने पर कंपनी को लाभ होता है। ठीक है, तो जब हम भुगतान करते हैं तो भुगतान करने के पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि किस राशि पर हम इसका भुगतान करेंगे। जैसे कि सम मूल्य क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य पर यानी कि जितने का शेयर्स या जितने का डिवेंचर आपका होता है
उतने रुपये में ही आपको उसको पेमेंट करना है, तो वो सब मूल्य कहलाएगा। और अगर हम अंकित मूल्य से ज़्यादा पर अगर इसको भुगतान करते हैं तो वो हमारा प्रीमियम कहलाता है, और अंकित मूल्य से कम पर कहलाता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। अब इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर की तरह अगर हम इसको प्रीमियम पर भुगतान करते हैं तो जो हमारे पहले जो इशू वाले शेयर इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर वाले जो चैप्टर थे उसमें प्रीमियम पर जब हम इश्यू करते थे तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं तो प्रीमियम पर हमें यहाँ पर हानि होगी और डिस्काउंट पर हमें यहाँ पर लाभ होगा। भुगतान हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था करना, तो इसे भुगतान हेतु साधन भी कहा जाता है, यानी कि सोर्सेस ऑफ पेमेंट। कोई कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान निम्न में से किसी एक साधन द्वारा कर सकती है। नवीन अंशों अथवा ऋण पत्रों को जारी करके। अगर आपके पास डिवेंचर्स की डेट आ गई है और डिवेंचर का पेमेंट अगर आप करने के लिए आपके पास अगर पेमेंट नहीं है तो आप या तो न्यू शेयर्स को इश्यू कर सकते हो या न्यू डिवेंचर्स को इश्यू कर सकते हो। ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन करके या तो आप आपकी पर्सनल कैपिटल में से पेमेंट कर सकते हो या आप आपके प्रॉफिट में से इसका पेमेंट कर सकते हो। चल वित्त साधन में से जैसे नगद विक्रय देनदार की वसूली करके आप कर सकते हो, या तो आपको जिससे उधार पैसा लेना है उनसे पैसा लेकर आप उनका भुगतान कर सकते हो, या किसी प्रकार से आपके पास नगद राशि पड़ी हो तो उससे भुगतान कर सकते हो। ऋण पत्रों के शोधन की विधि और समय कंपनी के प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का दिशा निर्देश जारी किया गया है। पूर्व में बाजार के नियमन की जिम्मेदारी पूंजी निर्गमन नियंत्रण के पत्र की वर्तमान में यह पूर्व में यानी कि आज से पहले ये बाजार के नियमन यानी कि रेगुलेटिंग की जिम्मेदारी थी या पूंजी निर्गमन नियंत्रण की जिम्मेदारी थी, कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इश्यूज की जिम्मेदारी थी। लेकिन वर्तमान में यह सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? सेबी की होती है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एजुकेशन बोर्ड, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो सेबी के बारे में हम बिजनेस स्टडी में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऋण पत्र शोधन हेतु वित्तीय साधन, सबसे पहले क्या होगा? अंश पूंजी या ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हैं आप, अगर शोधन के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो कि नए शेयर्स को इशू करके ऋण पत्रों का भुगतान हम कर सकते हैं। या तो आप शेयर्स का इशू कर दो नए, या डिवेंचर नया इशू कर दो, दोनों में से जो भी हो आप इसको इशू कर कर पेमेंट ले सकते हो। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या हुआ है कि इसके निर्गमन से प्राप्त धन में से शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों का भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार ऋण पत्रों का शोधन करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य और प्रीमियम या पर किया जा सकता है, लेकिन कटौती पर केवल ऋण पत्रों का ही निर्गमन किया जा सकता है। प्रीमियम पर ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के लिए हानि होती है, और अगर डिस्काउंट पर इसका शोधन होता है तो वो कंपनी के लिए लाभ माना जाता है। इस विधि के द्वारा कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी के स्तर को बनाए रखती है। इस प्रकार के ऋण पत्रों को शोधन हेतु वित्तीय व्यवस्था करने पर कंपनी के ऋण पत्रों का शोधन संचय डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या DRR बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड, संचित लाभों में से आप शोधन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो लाभ होता है, जो आपने पहले से लाभ कमा रखा है या जो आपने रिजर्व बना के रखा हुआ है, उसमें से भी इसका भुगतान किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत कहता है कि ऋण पत्रों के शोधन के समय संभावित वित्तीय कठिनाई से बचने के लिए कंपनी अपने लाभ का एक भाग शोधन के उद्देश्य से संचित करती रहती है, और ऋण पत्रों के भुगतान की व्यवस्था संचित लाभों में से की जा सकती है। शोधन हेतु संचित लाभों का उपयोग करने के लिए संचित लाभों को हस्तांतरित करके शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचिति खाते के अंतर्गत
यह व्यवस्था की जाती है, इसका निर्माण किया जाता है। इस संचय की राशि को या तो विपणन योग्य प्रतिभूति में विनियोजित किया जाता है अथवा व्यापार में ही आंतरिक वित्तीय व्यवस्था में के रूप में इसको निवेश किया जाता है। कंपनी अपने निर्गमन ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण रूप से लाभों में से कर सकती है, लेकिन इसके लिए निर्गमित शोधनीय ऋण पत्रों के मूल्य के 100% यानी 100% के बराबर ऋण पत्र शोधन को कोष में इसको बनाना अनिवार्य होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपको पता है कि हमें शोधन करना है तो एक निश्चित समय के पश्चात हम क्या कर सकते हैं कि 25% के बराबर, यानी कि जितने का शेयर्स आपने डिबेंचर आपने इशू करे हैं, जैसे सपोज मान लो कि अगर आपने 1 करोड़ के शेयर इशूज करे हैं तो उस मूल्य के बराबर 25% के बराबर आपको DRR यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा और 25% राशि उसके अंदर आपको हर साल लाभ में से काट कर डालना पड़ेगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसका भुगतान लाभ में से कर सकते हैं। अब अगर आप ये करते हैं तो 100% के बराबर भी इसका शोधन कोष बना सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं। पूंजी में से शोधन, शोधनीय ऋण पत्रों का शोधन जब लाभों की बजाय वर्तमान संसाधनों से जुटाई गई राशि में से किया जाता है तो इसे पूंजी में से शोधन करना कहा जाता है। पूंजी में से शोधन करने पर कंपनी की कार्यशील पूंजी में कमी आ जाती है और जिससे कंपनी का दैनिक संचालन कठिन हो जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 25% राशि के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय सृजन करने के बाद ही ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। अर्थात अब पूंजी में से अधिकतम 75% राशि का ही शोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो 2013 के पहले क्या था कि जो अब 2013 का जो अधिनियम बना है, यानी कि एक्ट जो बना हुआ, सेबी के नए नियम बने हैं, इसके पहले क्या था कि आप अपनी ऋण पत्रों का जो शोधन की जो मतलब ऋण पत्रों का जो भुगतान है वो आप आपकी पूंजी में से भी कर सकते थे। अब पूंजी कहाँ से आएगी कि वर्तमान जो साधन है आपके पास, संसाधन है, यानी कि जैसे आपके डेटर्स हो गए, बैंक से ऋण लेकर या किसी प्रकार के स्टॉक को बेचकर या बिल्स रिसीवेबल को भुनाकर आप कैसे भी करके कैश का पेमेंट, आप कैश इकट्ठा करके उसका भुगतान कर सकते थे। लेकिन अब 2013 के बाद क्या हुआ है कि 25% आपको DRR यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, 25% का सृजन उसके अंदर करना पड़ेगा और 75% मैक्सिमम आप अपनी कैश का भुगतान, अपनी कैपिटल का भुगतान में से कर सकते हो। लेकिन कैपिटल में से जब हम भुगतान करते हैं तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद अतिरिक्त कोषों की राशि से शोधन, कंपनी अपने अतिरिक्त कोषों का अधिक विधियों की राशि से कंपनी अपने अतिरिक्त कोषों या अधिक के निधियों की राशि से ऋण पत्रों का शोधन हेतु वित्तीय व्यवस्था कर सकती है। इस स्थिति के अंतर्गत कंपनी अपनी अधिक के निधियों से आगे स्वयं के ऋण पत्रों को खरीद सकती है। ठीक है, तो अतिरिक्त कोष यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो सरप्लस यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सरप्लस फंड जो आपका है उस प्रॉफिट में से आप इनके शोधन की व्यवस्था कर सकते हैं या खुद अंशों को खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स को खरीद के इसका भुगतान कर सकते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के लिए कंपनी अपनी स्थायी संपत्ति का विक्रय भी कर सकती है। ठीक है, या लेकिन इसके लिए यह उचित नहीं माना जाता है क्योंकि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा और ख्याति में क्या होती है, गिरावट आती है। ठीक है, तो ये हमारे शोधन के तरीके हो गए हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हो गई हैं। अब ऋण पत्र के शोधन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है निश्चित अवधि के बाद एक मुश्त भुगतान, वार्षिक किस्त भुगतान, अंशों में परिवर्तन करके भुगतान और खुले बाजार में ऋण पत्रों का भुगतान। ये 4 मेथड आपकी हैं इसके अंदर और इस चैप्टर का में से सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यही आए है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में यही इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त भुगतान। लमसम पेमेंट कैसे करना है?
तो ऋण पत्रों के भुगतान की इस विधि के अनुसार संपूर्ण भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात समय अवधि के में पूरा हो जाता है। कंपनी की इच्छा पर उसे पहले कर दिया जाता है। प्राय ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि भुगतान किस तिथि पर कितना किया जाएगा। यह भुगतान उल्लेखनीय शर्तों के अनुसार सममूल्य पर या प्रीमियम पर या कटौती पर किया जा सकता है। एकमुश्त भुगतान निम्नलिखित पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि एक मुश्त भुगतान उसको कर सकते हैं, यानी कि लमसम पेमेंट, यानी कि पूरा राशि एक साथ उसको भुगतान करना है। ठीक है, उसके लिए अब आपके पास 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहले पूंजी में से ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान। यह उल्लेखनीय है कि पहले कंपनी ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से कर सकती थी, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 6 में से पूंजी में से ऋण पत्रों के शोधन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कंपनी की कार्यशील पूंजी कम हो जाती है। अतः कोई भी कंपनी शुद्ध रूप में से पूंजी में ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। इसे निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य का न्यूनतम 25% भाग का शोधन ऋण पत्रों आपके शर्तों में से ऋण पत्र शोधन संचय खाता सेबी की शर्तों के अनुसार आप DRR बनाकर करना अनिवार्य होता है। शेष राशि की पूर्ति आप लाभों में से या पूंजी में से कर सकते हो। तो ऋण पत्रों के शोधन के लिए निम्नलिखित नकल प्रविष्टि होती है। तो ऋण पत्रों का सममूल्य पर शोधन, तो सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्रीज है कुछ। ये तो आपकी राशि देय होने पर आपको जितना पेमेंट करना है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आप डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये काय पे हो गया, आपका सब मूल्य पर हो गया। प्रीमियम पर अगर होगा तो प्रीमियम जो होती है यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमको भुगतान करना रहेगा। डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेमेंट करने पर क्या हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। उसके बाद प्रीमियम की राशि प्रतिभूति प्रीमियम या लाभ हानि खाते में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू। ठीक है, तो ये कुछ जनरल एंट्रीज है जो कि आपको पढ़ना है। अभी डिस्काउंट के ऊपर आपको 3 एंट्री करना है, प्रीमियम के ऊपर 3 एंट्री करना है, सममूल्य पर 2 एंट्री होती है। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट जो है एक मुश्त भुगतान का, वो क्या है, संचित लाभों में से ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुसार जब कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन करना पड़ता है। इस संचय में जमा राशि का उपयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया जाता है। तो आपको अलग से क्या है कि एक ऋण पत्र शोधन संचय खाते का सृजन करना पड़ेगा और इसकी जो जमा राशि रहेगी वो इसका भुगतान हम उस जमा राशि से ही कर सकते हैं और उस जमा राशि का उपयोग हम कहीं पर भी दूसरी जगह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो है संचित लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन करने से संबंधित नियमों में को निम्नानुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के प्रावधान के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) की व्यवस्था में क्या है, सबसे पहले कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से पहले निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के न्यूनतम 25% के बराबर शोधन संचय खाता का निर्माण करेगी और ऐसी कंपनी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले एक राशि इस प्रकार के निर्दिष्ट विकल्पों में विनियोजित करेगी जो कि अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में परिपक्व हो जाएंगे। ऋण पत्र की राशि के 15% से कम नहीं होना चाहिए और ये जो राशि है वो 15% से कम नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि विनियोजित राशि का उपयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया जाता। मतलब आपको क्या करना है कि हर वर्ष 30 अप्रैल या उसके पहले एक निश्चित राशि आपको क्या करना पड़ेगी, किसी भी विनियोग में
किसी भी निर्दिष्ट विकल्पों में विनियोजित करना पड़ेगी और अगले वर्ष 31 मार्च तक वो पेमेंट जो है वो परिपक्व हो जाना चाहिए। यानी कि आप एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी में डाल सकते हैं। तो और ऋण पत्रों की राशि के 15% के बराबर वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 15%, 1.5 लाख रुपये का समथिंग वो राशि होना चाहिए। ठीक है, उससे कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो आप रिजर्व बनाएंगे तो उसका भुगतान आप केवल इसी के लिए करेंगे, केवल डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए ही उसका भुगतान किया जाएगा। ये यदि ऋण पत्र आंशिक रूप से परिवर्तनीय है तो ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन केवल उस भाग के लिए ही किया जाएगा जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात अपरिवर्तनीय है। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार अपरिवर्तनीय ऋण पत्र तथा आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र उस भाग के लिए जो कि अपरिवर्तनीय है अनिवार्य रूप से ऋण पत्र शोधन संचय खाते का बनाना पड़ेगा। ऋण पत्र निर्गमन करने वाली कंपनी के लिए अनिवार्य है कि वह निर्गमन ऋण पत्र की पुनः राशि का कम से कम 25% भाग शोधन संचय खाते में अंतरित करे। अब इसमें अपवाद की स्थिति कुछ होती है, एग्जम्पशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अन्य वित्तीय संस्थान, बैंकिंग कंपनी और राष्ट्रीय आवासीय बैंक के साथ पंजीकृत होने वाली आवासीय वित्त कंपनी क्या कर सकती है कि ऋण पत्र शोधन संचय के सृजन में से निम्नलिखित संसाधनों को मुक्त कर दिया गया है। अर्थात ये शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य की 60% राशि का पूंजी में से भुगतान कर सकते हैं। तो ये 4 कंपनियां जो हैं वो कैपिटल में से अपना पेमेंट 100% कर सकती है। सेबी ने इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं लगाए। और ऋण अब ये जो हम संचय शोधन की जो राशि है इसको हम कहाँ डालेंगे, तो इसको बैलेंस शीट में संचय और अधिक यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो शीर्षक होता है उसके अंतर्गत हम इस शोधन की राशि को दर्शा सकते हैं। ऋण पत्रों का शोधन हो जाने के बाद इसका शेष सामान्य संचय के अंतर्गत हम हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है कुछ जनरल एंट्रीज हमारे यहाँ होती है। ऋण पत्र शोधन हेतु आवश्यक विनियोग करने पर जब विनियोग हम बनाएंगे तो ये वाली एंट्री आपको करना है कि जब 15% के बराबर या उससे कम या अंकित मूल्य के बराबर जो राशि होती है तो उसके लिए हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट और विनियोग का विक्रय करने पर बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री इसके अंदर बनेगी। ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन एवं शोधन की प्रक्रिया में ये 4 एंट्री आपके पास बनेगी। ये सारी एंट्रियाँ जो है आपको याद करना रहेगी, इसके अनुसार सवाल होंगे सारे के सारे। उसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ इसके दिशा निर्देश भी आपको दिए हुए हैं। ऋण पत्र के शोधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे देकर रखे हुए, ये आप पढ़ेंगे। डिस्काउंट के मतलब डिस्काउंट पर, समूल्य पर, प्रीमियम पर सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, उदाहरण के तौर पे आपको समझाया हुआ है। आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली इसको दोबारा से समझाऊंगा। हमारे ऋण पत्र शोधन की सेकंड मेथड जो होती है वो वार्षिक आहरण पद्धति द्वारा भुगतान होता है। इस विधि के द्वारा ऋण पत्रों का भुगतान कई किस्तों में किया जा सकता है। किस्तों में भुगतान करते समय यह समस्या आती है कि किन ऋण पत्रधारियों को पहले भुगतान किया जाए। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए लॉटरी सिस्टम लागू किया जाता है और इस विधि को लॉटरी विधि द्वारा भी शोधन कहा जाता है। लॉटरी की क्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि आपके सारे ऋण पत्रों का भुगतान नहीं हो जाता है। लॉटरी विधि में सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देश का पालन करना होना अनिवार्य होता है, अर्थात निर्गमित ऋण पत्रों का 25% के बराबर राशि का ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाना अनिवार्य होता है। इस विधि में भी या तो पूंजी में से भुगतान किया जा सकता है या लाभों में से भुगतान किया जा सकता है और किस्त के रूप में रकम का 15% विनियोग किया जाएगा और समय पर इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जो
15% विनियोग पहली किस्त के समय कर दिया जाता है, जो कि अंतिम भुगतान के समय तक चुकाई जाने वाली प्रत्येक किस्त के अनुसार निकाल लिया जाएगा। मतलब कि 15% आपकी एक अमाउंट बना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अंशों में परिवर्तन करके तो ऋण पत्रों के अपने अंतर्नियमों के अधीन ऋण पत्रों को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो एक निश्चित अवधि के पश्चात अपनी कुछ शर्तों के अधीन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार अंशों में परिवर्तन हो सकते हैं और कंपनी इस बात का उल्लेख ऋण पत्रों में को जारी करते समय कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा इसका मेथड था। अब चौथी मेथड के अंतर्गत हमारे पास जो है वो ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों को बाजार में क्रय करके शोधन कर सकती है। इसका उल्लेख ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही कर दिया जाता है। ऋण पत्रों को क्रय करते समय ऋण पत्र समाप्त हो जाते हैं। कंपनी इन ऋण पत्रों को अंकित मूल्य अथवा कम या अधिक मूल्य पर खरीद सकती है। प्रायः इनका क्रय मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार होता है। तो ये इसके लिए भी कुछ जनरल एंट्रीज यहाँ पर देकर रखी हुई है। कंपनी इन ऋण पत्रों को क्रय करते समय तुरंत रद्द कर देती है अथवा विनियोग की तरह अपने पास रखती है। मतलब कहने का ये होगा कि डिबेंचर होल्डर्स के जो शेयर्स होते हैं खुले बाजार में बिक्री, यानी कि कंपनी खुद इनको खरीद लेती है और इनको फिर बाद में कैंसिल कर देती है। और बाकी फिर सिंकिंग फंड के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसकी थ्योरीज जो है वो समाप्त होती है। जितनी भी जनरल एंट्रीज आपको दे रखी है ये सारी जनरल एंट्रीज आपको पढ़ना है, इन्हीं के आधार पर सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको शुरू से मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सारे सवाल एक एक करके यहाँ पे करवाऊँगा। मेरे अगले वीडियो में अब आपको थ्योरीज के पार्ट नहीं मिलेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर यह रहेगा कि आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर से लेकर तो आखिरी चैप्टर तक जो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ मेन क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको मेरे नोट्स में वैसे दूंगा अभी, है ना। अगली बार से मैं देना शुरू करता हूँ आपको। तो वो क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना शुरू कर दें और सवाल भी उसमें करना शुरू करें। तो मैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, एमपीएस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद उसके सवाल भी मैं आपको करवाऊँगा। थैंक यू।